बात अब ईरान संकट की होगी। ईरान का क्या होगा? क्या अगले 24 घंटे में अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या ट्रंप ने ईरान पर स्ट्राइक करने का प्लान बदल दिया है? फिलहाल के लिए टाल दिया है। ईरान को लेकर पुतिन ने क्या बड़ा खेल किया है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें। ईरान में अमेरिकी स्ट्राइक को लेकर अभी भी सस्पेंस है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा है कि ईरान में 800 प्रदर्शनकारियों को फांसी पर लटकाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन अब उन्होंने इसे रोक दिया है। ट्रंप ने ईरान के इस कदम की सराहना कर दी। उधर व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ईरान ने ट्रंप के दबाव में 800 लोगों को फांसी देने का फैसला टाला है। ईरान पर ट्रंप की धमकी का असर हो गया है। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों का दमन नहीं रुका तो ट्रंप के पास तेहरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का ऑप्शन खुला है। इधर ईरान में अब तक 3000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रदर्शनकारियों का दावा यह है कि अब तक 12,000 लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि पिछले 9 दिन से ईरान में इंटरनेट पूरी तरह से बंद है। ऐसे में मौत की सही आंकड़े को लेकर भी अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। Protesters in Iran earlier this week to keep fighting in the streets and said that help was on the way. Is help still on the way, or has your bar well, we're for going to see. intervention As you know, Iran canceled the hanging of over 800 people. They were going to hang over 800 people yesterday, and I greatly respect the fact that they canceled that. देखिए, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अजीत जी ये कह रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। मैं तो इस शब्द को लेकर भी थोड़ी हैरत में हूं कि उन्होंने सराहना की है कि 800 फांसी को टाल दिया गया है। लेकिन कुछ मैं वेस्टर्न मीडिया की ही रिपोर्ट पढ़ रही हूं, वो ये कह रहे हैं ईरान पर केमिकल वेपन इस्तेमाल करने का वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि ईरान में प्रोटेस्ट को दबाने के लिए ईरान अपने ही लोगों के खिलाफ केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है? ट्रंप क्या चाह रहे हैं? अभी क्या ये डिप्लोमेसी, यही डिप्लोमेसी होती है। हम लोग 8-10 दिन से सुन रहे हैं, 12 दिन से सुन रहे हैं। जब ट्रंप ने कहा था कि अगर प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोली चली तो हम बम बरसाएंगे, तो गोलियां तो चली पिछले गुरुवार से लेकर के, और आज शनिवार, ये 10 दिन में तो गोलियां चली। पहले दिन 200-250 लोगों के मारे जाने की खबर आई, फिर 600 लोगों की। अब एक रिपोर्ट है जो एक डॉक्टर के हवाले से राइटर्स और दूसरे एजेंसीज ने दी है कि 2,500 से 3,000 लोग मारे गए। एक रिपोर्ट है कि 12,000 लोग मारे गए। ट्रंप कहते रहे कि मदद रास्ते में है, मदद पहुंच रही है, आप लोग लड़ते रहिए। रजा पहलवी भी कहते रहे कि मदद जा रही है, आप लोग सड़क पर उतरिए। लोग सड़क पर उतरते रहे, मारे जाते रहे, गिरफ्तार होते गए, मदद तो आई नहीं। तो इसका मतलब कि ये एक जो डिप्लोमेसी, बैक चैनल डिप्लोमेसी हो रही है, जिसमें यूएई भी शामिल है, कतर भी शामिल है, सऊदी अरब है, और स्वयं इजराइल ने भी, नेतन्याहू की अभी ट्रंप से बात हुई थी, और इन सब लोगों ने मिलकर के अभी ट्रंप को ये बात कही है। और ईरान को भी समझाया गया है कि भाई आप फांसी रोकिए। जो 800 लोग अरेस्ट हुए हैं उनमें से पहला एक इरफान सुलेमानी, जिसकी फांसी होनी थी, उसकी फांसी रोकी गई। फिर तमाम दूसरे लोगों की फांसी रोक दी गई, जिसकी आपने कहा कि ट्रंप कह रहे हैं कि ट्रंप ने सराहना की। ट्रंप का क्रेडिट लेने का भी एक रहता है कि हमने हमने धमकी दी तो रुक गए। तो आप तो सिर्फ धमकी ही दे रहे थे, लेकिन बैक चैनल जो डिप्लोमेसी, कतर ने बात की है, उनसे भी बात की है, सऊदी अरब ने भी बात की है, ईरान में भी बात हुई है, दोनों तरफ बात हुई है, जिसके बाद ये एक शांति बनती दिख रही है अभी थोड़े समय। जो बात अभी अजीत जी कह रहे थे, दरअसल सऊदी अरब और कतर समेत दूसरे अरब देशों के दबाव में आकर ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का फैसला टाला है। लेकिन अब अरब देशों के दबाव को लेकर ट्रंप का बयान सामने आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ किया है कि उन्हें ईरान पर हमला करने से रोकने के लिए किसी ने नहीं मनाया, बल्कि उन्होंने खुद अपने आप को मनाया है। Did Arab and Israeli officials convince you to not strike Iran? Nobody convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn't hang anyone. They canceled the hangings. That had a big impact. अवधेश जी, ट्रंप को कोई मना सकता है क्या? मनाया है, दबाव में माने हैं, या खुद ही उन्होंने ये फैसला लिया है? नहीं, ये तीनों बातें नहीं है। अच्छा, पिछली बार भी जब जून में इन्होंने हमला किया था, उसके बाद लगभग ऐसे ही बयान दिए थे, लगभग ऐसे ही बयान दिया था। उसके बाद अचानक वो टेलीविजन पर आए थे और उन्होंने कहा कि रात में हमारे बहादुर जवानों ने फोर्डो, नताज, इस्फहान के जो नाभिकीय केंद्र थे उस पर हमले किए हैं और उनको नष्ट कर दिया है, तो हमारा तात्कालिक लक्ष्य पूरा हो गया है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया था
उसमें कहा था कि आयतुल्लाह खुमैनी का ईरान लगातार डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका कहता रहता है और हम इसको नहीं होने देंगे। और जो 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 उस समय इस्तेमाल जो किया गया था वो विमान, वो आपको मालूम है ना कि वो बिल्कुल वो अंदर जाकर के 80 मीटर, मतलब ये जो फोर्डो का न्यूक्लियर था ना, वो 80 पहाड़ी के नीचे 80 मीटर के नीचे की गहराई पर था। तो वहां उस प्रकार का जो उनका GB-57 है, ये जो बी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेट MOP जो होता है, वो एकदम पेनिट्रेट करके फाड़ देता है, उसका इस्तेमाल किया था। तो अभी जो उनका बयान है, मुझे यह लगता है कि ईरान सतर्क न रहे, ईरान सतर्क न रहे और फिर उनके कुछ निशाने होंगे। अभी निशाने की तलाश हो रही कि हमको कहां करना चाहिए, क्योंकि लंबे युद्ध में तो फंसना नहीं है, जमीन पर जाना नहीं है, ये नहीं करना है। वहां सत्ता परिवर्तन हो जाए। 1979 के बाद से सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों का लक्ष्य रहा है, उसको ईविल एम्पायर कहते रहे हैं। आयतुल्लाह खुमैनी पहले भी थे, ये जो खामेनी, ये भी अमेरिका को नष्ट करने की बात करते हैं। तो ये एक रणनीतिक बयान है। आने वाले समय में इस पर स्पष्टीकरण होगा कि अभी वहां सत्ता परिवर्तन की स्थिति है या नहीं, हमला किया जा सकता है या नहीं। तो फिर मैं आप जो कह रहे हैं उसको उसी तरह से समझ लेती हूं कि शायद ट्रंप अभी सही समय का इंतजार कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान के प्रदर्शनकारियों से यह वादा तो किया था कि मदद रास्ते में है। प्रदर्शनकारियों को लग रहा था कि ट्रंप ईरान पर हमला करके खामेनी का तख्ता पलट कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान को लेकर एक बड़ा खेल कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने कूटनीति के जरिए ईरान और इजरायल के बीच बिगड़ते हालात को कंट्रोल किया है। इस मामले में रूस ने पहले ही मध्यस्थता का ऑफर दिया था, जिसके बाद पुतिन ने फौरन एक्शन लेते हुए 2 फोन कॉल किए। पहला कॉल उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को किया और इसके कुछ घंटों के बाद ही उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ बातचीत की। पुतिन ने नेतन्याहू से सीधे तौर पर कहा कि रूस इस संकट को सुलझाने के लिए एक न्यूट्रल एम्पायर या मीडिएटर की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। नेतन्याहू से बात करने के फौरन बाद पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति को फोन लगाया। पुतिन ने ईरान को संयम बरतने की सलाह दी। ये जो अब पुतिन का रोल है अजीत जी, इसमें ये एग्जैक्टली मुझे वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा ट्रंप का रोल है रूस और यूक्रेन को लेकर। यहाँ पर ईरान सिंपैथाइजर है पुतिन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पुतिन के साथ एक समस्या है कि उस इलाके में, जैसे वो सीरिया में तख्ता पलट हुआ, असद जाकर के भाग के अभी रह रहे हैं रूस में, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप उठा करके ले गए। तो जो रूस और चीन के समर्थक देश हैं, उन देशों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। तो एक ईरान में इस सत्ता को बचाना भी एक उनका लक्ष्य होगा, पुतिन का अपना निजी इंटरेस्ट भी है। लेकिन ट्रंप के साथ अब मान लीजिए कि ट्रंप ने, पुतिन ने कह दिया नेतन्याहू को और ईरान के पेजेश्कियान को कह दिया, या दूसरे कतर UAE ने बात कर ली, तो ये फांसी रुक गई या हमला रुक गया। ये जो ट्रंप की बातें हैं ना, वो सिर्फ बातें हैं, ज्यादा वो कुछ कर नहीं रहे हैं वहाँ। वो अभी अब जो समय का इंतजार, कौन सा समय होगा इससे बढ़िया, जो आप जो एक्सिस ऑफ एविल जिसको कहते थे, वहाँ सीरिया में आपने चेंज कर दिया। इनके जो तीनों समर्थक थे ईरान के, हिजबुल्लाह हो, हमास हो या हुती हो, ये तीनों कमजोर हो गए। इन तीनों को आपने कमजोर किया, हमास को उधर, सबको कमजोर कर लिया है। तो अब अगर तख्ता पलट के लिए निर्णायक लड़ाई का समय था, तो ट्रंप क्यों इंतजार कर रहे थे? 18 दिन 20 दिन, अब लोग कितना मरेंगे, कितनी लड़ाई लड़ेंगे ईरान के लोग? उनकी मौत हो रही है, जान जा रही है और किसी तरह की मदद नहीं पहुंची। मदद रास्ते में है। तो आगे के भी तमाम जो आंदोलन होने हैं, उन आंदोलनों का रास्ता ट्रंप बंद कर रहे हैं। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं समय रहते, जो आपने दूसरे संदर्भ में कहा था कि लोहा गर्म हो तो चोट करने का, ठीक है, वो कई बार डिप्लोमेसी में या इंटरनेशनल मामलों में ऐसा होता है कि आपको फूक फूक करके कदम बढ़ाने होते हैं। लेकिन हम लोग 12 दिन से देख रहे हैं कि एक बेड़ा समुद्र में चल रहा है अमेरिका का। हाँ, एक बेड़ा चल रहा है। उस दिन जरूर ये लगा था जब साउथ चाइना सी से अब्राहम लिंकन को बुला लिया गया था, तब ये लग रहा था कि अब जरूर कुछ होने जा रहा है, लेकिन हुआ तो नहीं। इधर ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस ने बयान दिया। रिजा पहलवी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने बात के पक्के हैं। ईरानी लोग अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वो पीछे नहीं हटेंगे। पहलवी ने यह भी कहा कि वो अपने लोगों के पास ईरान जाएंगे। I believe the president is a man of his word, as I said before. How many days it might take, who knows? Hopefully sooner than later. But as I said before, regardless of whether action is taken or not, we as Iranians have no choice to carry on the fight. We're halfway across the river. There's no turning back. We will continue. The quicker the action happens, the more lives can be saved, and the sooner we can see the regime's collapse. So timing is, of course, important.
And I would still believe in the president's commitment that help is on the way. इधर रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई भी बड़ी खबर आई है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है। रूस ने खार्किव में एक बड़ा ऊर्जा केंद्र तबाह कर दिया है, जिससे सर्दी में लाखों लोग बिजली और हीटिंग के बिना वहां पर अब सरवाइव करने पर मजबूर हैं। रूस के लगातार हमलों और सर्दी के इस मौसम ने देश को एक गहरे ऊर्जा संकट में धकेल दिया है। इस बीच यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद देने के लिए यूरोप के देश के बाद अब एक कदम और है। पोलैंड ने यूक्रेन को 9 MiG-29 लड़ाकू विमान देने की मंजूरी दी है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को $27 मिलियन की इमरजेंसी मदद देने की भी घोषणा की है। इसके अलावा नॉर्वे ने $200 मिलियन की मदद पहुंचाई है। तो इस वक्त यूक्रेन का सहारा यूरोपियन कंट्रीज ही दिखाई दे रही है। अलग अलग देशों से जो राशि जमा पूंजी वो इकट्ठी कर रहे हैं, कितने दिन सरवाइव करेंगे इस युद्ध में? ये तो जो यूरोप के देश हैं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि इन पर जो ट्रंप ने आरोप लगाया कि आप क्या कर रहे हो उसके साथ, आप हथियार देके उससे पैसे वसूलते हो, खाना देके उससे पैसे वसूलते हो। आपको याद नहीं है कि व्हाइट हाउस में कैसे मैक्रो के साथ, मैक्रो ने जो इमैनुअल मैक्रो है फ्रांस के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था। तो अब इनके पास जो ट्रंप ने स्टैंड ले लिया है कि नाटो तो रहेगा, लेकिन नाटो इस रूप में नहीं रहेगा कि यूरोप की नीतियों के अनुसार हम उस पर शांत रहेंगे। नाटो में हमारा पैसा लगता है ज्यादा, हमारे सैनिक ज्यादा हैं, अड्डे हमारे हैं, तो हमारे अनुसार कुछ होना चाहिए। इसलिए ग्रीनलैंड पर जो स्थिति बन गई है, इसलिए यूरोपीय देशों को पुनर्विचार करना पड़ रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जो ढांचे थे, जो आइडियोलॉजी थी, जो अमेरिका के साथ सारे रिश्ते होते थे, उस पर एक पुनर्विचार का है। तो इनको अपनी तब दिखानी पड़ेगी ना वहां भेज करके। तो इसीलिए अभी इनके पास भी कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है यूरोप को लेकर। जो मध्य पूर्व का या पश्चिम एशिया का, नाटो के पास भी क्या कोई लॉन्ग टर्म प्लान है? किसी के पास नहीं है। नहीं, नाटो तो क्या है कि नाटो को तो वार्सा पैक्ट खत्म होने के साथ खत्म हो जाना चाहिए था। जब सोवियत संघ खत्म हो गया, नए सिरे से कुछ रचना होनी चाहिए थी, तो वो तो रह गया है ना। और नाटो के कारण ही ग्रीनलैंड में जो समझौता है डेनमार्क का, उसके हिसाब से वहां की तो सुरक्षा, वहां उसके सैनिक अड्डे रहे हैं अमेरिका के, जहां उसने सैनिक कम किया था। लेकिन जो पुतिन साहब का फोन था, देखो पुतिन की क्या क्रेडिबिलिटी होगी युद्ध बंद कराने में। इजराइल या तो ईरान से अगर ये बयान दे कि इजराइल को धरती पर रहने का अधिकार है। इस्लामिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पश्चिम एशिया से, अरब से इजराइल को नष्ट करना है, घोषित लक्ष्य है वो। उसी के लिए वो हिजबुल्लाह बना रहे हैं, उसी के लिए हुती बना रहे थे, उसी के लिए हमस को मदद कर रहे थे। तो वो तो लक्ष्य है। तो इसलिए इजराइल का भी लक्ष्य इस शासन को खत्म करना है। जब पिछली बार आप जो बता रहे थे, मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि ये लड़ाई हमस के साथ और फिर ईरान के साथ इजराइल की चल रही थी। अमेरिका से बार बार आते थे, फिर अमेरिका पीछे हट जाता था। अमेरिका ने जून में जाके 22 जून को जाके तब वहां अटैक किया है। लंबा समय उसने लिया है। रजा साहब पहले जो कर रहे हैं उनकी तो बात समझ में आती है कि बार बार लोग खड़े होते हैं, आपकी मदद हमको चाहिए। लेकिन अमेरिका जो है लंबे संघर्ष में फंसने की बजाय जो अभी नीति दिख रही है कि सीरिया में बैठा दिया, लेकिन ऊपर से तो हमला करेगा, अब मैं दर्शकों को बता दूं कि हम रूस और यूक्रेन को बात करते करते हम एक बार थोड़ा सा फिर से ईरान पे चले गए। लेकिन मैं इस पर थोड़ी सी एक चर्चा आपसे करना चाह रही हूँ, क्योंकि जो इशू अवधेशी लेकर आए हैं, अमेरिका भी चाहता तो अटैक कर देता, लेकिन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ये जानता है कि ईरान अमेरिका का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन इजराइल को बिगाड़ने जितना, उसको तबाह करने जितना बारूद ईरान के पास है। क्या ये भी कारण है कि ये एक पॉज सा दिखाई दे रहा है इसमें? ईरान तो हर महीने 50 मिसाइल, एक अनुमान बताया जा रहा है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, बना रहा, वो भी मिसाइल बना रहा है। और उसके मिसाइल्स ने इजराइल को कितना डैमेज किया ये हम लोगों ने देखा जब उसने इजराइल पर हमला किया। सारा हमास के अटैक में भी और ईरान के अटैक में भी हम लोगों ने देखा कि सारा आयरन डोम फेल हो गया इजराइल का, वहाँ मिसाइल्स गिरी, उनका नुकसान हुआ। कतर में भी हमला किया, जबकि कतर मित्र देश है और सभी अरब इस्लामिक देशों का मित्र देश है, वहाँ भी ईरान ने बम गिराए अमेरिकी ठिकानों पर। तो अमेरिका को ये चिंता तो हमेशा रहती है, लेकिन उसकी ये जो अभी भी हमले की जो तैयारी जो कह रहे हैं जी अवधेश जी, अब वो आप टारगेट चुन रहे हैं कि जहां मिसाइल की फैक्ट्री हो वहां गिराएं, जो उनका न्यूक्लियर वो है उसको अटैक करें। लेकिन ये सब तख्ता पलट के लिए नहीं है, ये सब आप उसको कमजोर कर रहे हैं। फिर ये बहुत लॉन्ग टर्म की प्लानिंग हो गई, जबकि रजा पहलवी कह रहे हैं कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। जो हम कह रहे हैं कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, वहां कितनी बार लोग उठे, कितनी बार महसा अमीनी के समय आंदोलन हुआ, अभी आंदोलन हो रहा है, फिर ये कई बार उस आंदोलन का जज्बा लोगों का समाप्त हो जाता है, कोई असर नहीं होता है, कुछ हासिल नहीं होता है।
तो ये अमेरिका जो कर रहा है अभी उसका कोई नतीजा हमको नहीं लग रहा है कि अभी अमेरिका निकलने जा रहा है। ग्रीनलैंड में भी तो बहुत कुछ देखो, करना चाहता है अमेरिका सर। का ग्रीनलैंड के अपना- विषय आने अमेरिका का दीजिए अपना सर। नेशनल इंटरेस्ट होता है। हाँ, अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट इसमें तो है कि आयतुल्लाह खोमैनी जाए, लेकिन अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट जो है इसमें नहीं हो सकता कि हम वहां जाके उलझे रहे। सर तो वो अपने स्वार्थ से करते हैं। अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप इंटरेस्ट जो है वो ग्रीनलैंड में भी है। वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं और इसके लिए वो अड़े हुए हैं। नाटो समेत सभी देशों को वो धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर एक बार फिर खुली धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर किसी देश ने ग्रीनलैंड पर कब्जे वाले प्लान में उनका साथ नहीं दिया तो वे उन देशों पर टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर नाटो से भी बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप पहले भी ये कह चुके हैं कि नाटो को अमेरिका का साथ देना चाहिए। अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कंट्रोल नहीं किया तो रूस या चीन वहां पर अपना असर बढ़ा सकते हैं, जो किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जा सकेगा। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को गोल्डन डोम नामक बड़े रक्षा प्रोजेक्ट के लिए अहम बताया है। गोल्डन डोम अमेरिका का मिसाइल रक्षा प्रोजेक्ट है। गोल्डन डोम का मकसद चीन, रूस जैसे देशों से आने वाले खतरे से अमेरिका को बचाना है। And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security. So I may do that. I'll give you a little. And I may do that for Greenland too. I may put a tariff. Well, we're going to see. NATO has been dealing with us on Greenland. We need Greenland for national security very badly. If we don't have it, we have a big hole in national security, especially when it comes to what we're doing in terms of the Golden Dome and all of the other things. We have a lot of investments in military. We have got the strongest military in the world, and it's only getting stronger. And you saw that with Venezuela. You saw that with the attack on Iran, with the knocking out their nuclear capability potentially. So, yeah, we're talking to NATO. अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले का ये बयान है व्हाइट हाउस के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ है स्टीफन मिलर। अजीत जी, वो ये कह रहे हैं डेनमार्क ग्रीनलैंड की रक्षा नहीं कर सकता है, उसकी सीमा बहुत छोटी है, वो ना ग्रीनलैंड की रक्षा कर सकता है और ना नियंत्रण कर सकता है। ये स्टीफन मिलर कह रहे हैं। तो रक्षा करने की क्या मतलब जरूरत है उसको रक्षा के अभी कोई कब्जा नहीं कर रहा है। सब आदमी उसका इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका भी इस्तेमाल करता है, चीन रूस भी इस्तेमाल करते हैं। वो एक रूट है जाने का, आर्कटिक में जिस जगह पर वो स्थित है उस जगह से वो एक रूट है जाने का जी। तो उसका सब इस्तेमाल करते हैं अपना। कोई कब्जा करने जाए, अगर कोई इंटेंशन दिखाए चीन या रूस कब्जा करने का, तो अमेरिका दखल दे दे, फिर तो पूरा नाटो दखल दे। लेकिन जब कोई कब्जा नहीं कर रहा है, ये प्रीएम्प्ट है, ये अच्छी बात है। अपने बैकयार्ड में अपने को मजबूत करने के लिए अगर ट्रंप कर रहे हैं तो ये सहमति से करें नाटो से। अगर चाइना रूस कब्जा कर रहे हो तब तो अलग बात है, लेकिन अभी कोई कब्जा नहीं कर रहा है, सब आदमी इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रीएम्प्ट है, अपने को अपना जो अल्ट्रा नेशनलिज्म का जो अल्फा उसका जो एक टेंडेंसी है ट्रंप में, वो दिखाने की कोशिश करते हैं। हर समय चेस्ट थंपिंग उनको करनी है कि हम ये कब्जा कर लेंगे। हम अभी भी आप देखिए बार बार वो दोहराते हैं कि आपने वेनेजुएला में देखा, ईरान में देखा, ये सब चीजें कह के और टैरिफ लगा देंगे। ये एक उनका जो बड़बोलापन है, ये सिर्फ वो है। आप नाटो खत्म कर देंगे, हम डेनमार्क वो कब्जा कर लेंगे। अरे डेनमार्क को रक्षा करने की जरूरत ही नहीं है, कोई कब्जा ही नहीं कर रहा है ग्रीनलैंड पर, तो किस बात की रक्षा करनी है? जब कब्जा होने जाएगा तो आप जाकर के मत कब्जा होने दीजिएगा, फिर उसको बचा लीजिएगा, फिर कब्जा भी कर लीजिएगा अपना। लेकिन ये नहीं है, ये दिखाना है अपने डोमेस्टिक इसको, जहां उनकी रेटिंग्स लगातार ट्रंप की गिर रही हैं, उनको दिखाना है। गोल्डन डोम प्रोजेक्ट लेकर के ले आए कि स्पेस से हमला होगा उसको भी हम रोक लेंगे, तो वो करिए, गोल्डन डोम अपना बनाइए। उसमें ग्रीनलैंड से क्या गोल्डन डोम बनाएंगे आप? कब्जा करना है, रॉ मटेरियल है, देखिए ये जो मटेरियल ट्रंप जो कर रहे हैं ना, इसी मानसिकता से नाटो बना था। उस समय सोवियत संघ का भय था कि सोवियत संघ कहीं भी अटैक कर सकता है। तो उस समय भी सोवियत संघ ब्रिटेन पर, फ्रांस पर और जर्मनी पर, सब पर अटैक नहीं करने जा रहा था, इटली पर या डेनमार्क पर। तो वो उसी साइकोलॉजी से पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, नाटो से लेके पूरा पैक्ट अमेरिका का है, उसी का विस्तारित रूप है। और चीन जो है डायरेक्ट कहीं कब्जा नहीं करता है, लेकिन उसका बोल्ड एंड रोड, क्या बोलते हैं, रोड एंड जो रोड इनिशिएटिव है, हाँ, वो जो इनिशिएटिव है उसका वो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, वो इनिशिएटिव जो है पहुंचा है आर्कटिक तक। वो पूरा लैटिन अमेरिका, अफ्रीका होते हुए, मिडिल ईस्ट होते हुए वो जा रहा है। तो भविष्य की दृष्टि से पूरे सप्लाई चेन पर चीन का वर्चस्व होता जा रहा है। अमेरिका को भी चिंता है, यूरोप की भी चिंता है। ट्रंप यह है कि ट्रंप अब कोई उसमें बोलने में उनकी कोई मर्यादा नहीं है, उनको लेना है तो लेना है, नाटो साथ रहो तो रहो, नहीं तो हम तुम पर भी टैरिफ लगाएंगे। तो ये पूरे इंटरनेशनल सिस्टम को, अमेरिका केंद्रित इंटरनेशनल सिस्टम को
ट्रंप स्वयं उसको ध्वस्त कर रहे हैं, इस उथल पुथल जैसी स्थिति पैदा हो गई है। और ये जो प्लानिंग है ग्रीनलैंड का, इसकी आवाज तो बराक ओबामा के शासनकाल में उठी थी, ये कोई आज के विषय नहीं है चीन को ध्यान में रखते हुए। तो जब ट्रंप आए थे तो ट्रंप की एक घोषणा में था कि हमको चाहिए ग्रीनलैंड। 2019 में उन्होंने घोषणा किया था ग्रीनलैंड चाहिए। तो अभी थोड़ा बहुत रेटिंग का है, ग्रीनलैंड लेने पर अमेरिका में उनका कोई विरोध नहीं होने वाला है। अब तो ये देखना है कि वो ग्रीनलैंड लेंगे कैसे। वैसे ही जैसे उन्होंने वेनेजुएला पर अपना अधिकार जमा लिया, अपने आप को एक्टिंग प्रेसिडेंट वहां का घोषित कर दिया। आज दमदार 10 में बस इतना ही। बहुत शुक्रिया अवधेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, अजीत जी आपका भी।